मुग़ल साम्राज्य के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे थे पिछले वीडियोस में। आज उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। पहले आपको बताया था कि मुग़ल साम्राज्य की स्थापना भारत में कैसे हुई थी। सबसे पहला जो मुग़ल बादशाह था बाबर के बाद अगला मुग़ल बादशाह हुमायूं का शासनकाल बताया था 2 हिस्सों में था, 1530 से 40, और इसका संघर्ष अफगानों से रहा। और फिर बाद में 1555 में सरहिंद की लड़ाई के बाद वापस आता है, और उसके बाद 1556 में ही दीन पनाह की सीढ़ियों से गिरा और लुढ़कते हुए उसकी मौत हो गई। इसी बादशाह के बारे में कहा गया था कि पूरी ज़िंदगी लुढ़कते हुए जिया और लुढ़कते हुए मरा। हुमायूं का ही बेटा था अकबर का जो शासनकाल था 1556 से 1605, ये लंबा चौड़ा शासनकाल जो इसका 49-50 साल के आसपास का शासनकाल था। इस शासनकाल में इसने बहुत सारी व्यवस्थाएं बनाई, चाहे इसकी धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक नीतियां जो थीं वो बहुत प्रभावशाली ढंग से अकबर ने लागू की, जिसकी वजह से मुग़लों का जो साम्राज्य था वो भारत में स्थायी साबित हुआ, स्थिर हुआ, और इसी ने मुग़लों की जड़ें भारत में जमा दी। अकबर के बाद उसका बेटा बादशाह बना जहांगीर का जो टाइम पीरियड था 1605 से 1627 तक था। जहांगीर के बारे में आज हम लोग बातचीत करेंगे। जहांगीर जो था ये अकबर की जो शाह बेगम थी मरियम उज़ ज़मानी का ही बेटा था जहांगीर। और जहांगीर क्योंकि अकबर का बहुत लाडला बेटा था, और इसकी शिक्षा दीक्षा के लिए इसने अब्दुल रहीम खान को इसका शिक्षक नियुक्त किया था। अब्दुल रहीम खान ही इसका टीचर था जिसने इसको पढ़ाया लिखाया। फिर बाद में क्योंकि जहांगीर इसका बहुत फेवरेट था, बचपन में इसका नाम सलीम रखा गया था। एक्चुअली सलीम नाम रखने के पीछे भी एक कहानी थी कि इसका जन्म के लिए अकबर ने दुआ मांगी थी। उस समय शेख सलीम चिश्ती थे, आगरा में हुआ करते थे, तो शेख सलीम चिश्ती से ही दुआ मांगी थी, उसी की दुआओं पर इसका जन्म हुआ था, तो इसलिए बचपन में इसको सलीम कहा जाता था। यही सलीम बाद में जहांगीर के नाम से शासक बना। इस सलीम की शादी सबसे पहले, इसकी जो पहली शादी कराई गई थी 1585 में, अकबर ने इसकी जो शादी थी वो मानबाई से की थी। जो मानबाई जो थी ये मानसिंह की बहन थी, ठीक है, मानसिंह की बहन थी मानबाई। और इन्हीं मानबाई से जहांगीर का जो बेटा उत्पन्न हुआ था खुसरो, उसका नाम था खुसरो। तो जो खुसरो था, खुसरो का जन्म मानबाई से हुआ था। यही जो खुसरो था, इसी ने जहांगीर के खिलाफ सबसे पहला विद्रोह किया था। जब जहांगीर बादशाह बना तो उसके खिलाफ पहला विद्रोह उसके बेटे ने ही किया। तो ये मुग़लों के समय एक परंपरा बन चुकी थी कि बाप के खिलाफ बेटा ही विद्रोह करता था, और ये सबसे पहली शुरुआत जहांगीर ने ही की थी, इसने अकबर के खिलाफ विद्रोह किया था। तो उसी तरीके से जहांगीर जब बादशाह बने तो उसके बेटे खुसरो ने विरोध किया। हालांकि विरोध करने में खुसरो अकेले नहीं था, खुसरो के साथ पीछे से कई सारे लोगों ने दिया था कि इसके जो मामा थे मानसिंह भी खुसरो के साथ थे, पीछे से उसको चढ़ावा दिया था, चढ़ाया था विद्रोह करने के लिए। और एक और इनका जो रिश्तेदार था अजीज कोका भी इसके साथ था विद्रोह करने में। और फिर बाद में जब जहांगीर ने खुसरो के खिलाफ अभियान किया तो खुसरो भाग के पंजाब में जो थे गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे अर्जुन देव, ठीक है, ये 5वें गुरु थे सिखों के। अर्जुन देव ने भी खुसरो का आशीर्वाद दिया था और उसको शरण दी थी। तो इस बात से अर्जुन देव से जहांगीर बहुत ज़्यादा नाराज हुआ। तो खुसरो को तो बाद में पहले उसने अर्जुन देव को ही पकड़ा, अर्जुन देव को पकड़ के इनको फांसी की सज़ा दे दी और अंग्रेजों की हत्या करवा दी। तो अर्जुन देव को जो सजाए मौत दी थी वो किसने दिया था? जहांगीर ने दिया था। क्यों दिया था? खुसरो को मदद करने का। बाद में खुसरो को गिरफ्तार किया गया, और गिरफ्तार करके भेरावल की लड़ाई लड़ी गई थी। उस भेरावल के युद्ध में खुसरो को पकड़ लिया गया और पकड़ के कैद खाने में डाल दिया गया और उसको अंधा कर दिया। फिर बाद में जहांगीर का जो एक और बेटा था शाहजहां ने खुसरो की हत्या करवा दी। जेल में ही उसकी हत्या हो गई थी, क्योंकि शाहजहां को पता था कि खुसरो भी फिर से साजिश कर सकता है, तो शाहजहां ने इसकी हत्या करवा दी थी खुसरो की। ठीक, चलिए, इसके बाद इसकी और भी शादियां हुई थी। इसकी एक और जो शादी हुई थी, इसकी एक और वाइफ थी जोधाबाई। इन्हीं जोधाबाई को जगत गोसाई की उपाधि दी गई थी। जगत गोसाई किसकी उपाधि थी? जोधाबाई की उपाधि थी। और ये जो थी मारवाड़ की लड़की थी, मारवाड़ के जो राजा थे उदय सिंह की बेटी थी। ध्यान रखेंगे फिल्मों में जैसे जो जोधाबाई दिखाया गया है जोधा अकबर में, तो वो जोधाबाई अकबर की वाइफ को दिखाया गया है। तो फिल्मों में जो अकबर की वाइफ जोधा को दिखाया जाता है, एग्जैक्टली वो जोधाबाई नहीं, वो हरखाबाई थी, जो राजा भारमल की बेटी थी।
जो जोधाबाई थी वो अकबर की वाइफ नहीं, अकबर की बहू थी, वो इसकी बेटी थी। एक्चुअली कई सारे लगभग 20 राजपूत रानियों से अकबर ने शादी की थी, तो इसीलिए राजपूतों के नाम को लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन ध्यान रखेंगे जोधाबाई जहांगीर की वाइफ थी। ठीक, चलिए अब ये जो जहांगीर था, जहांगीर का जो शासनकाल था अपनी 2-3 बहुत खास चीज़ों के लिए जाना जाता है, उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात तो जो जहांगीर था वो एक जस्टिस लविंग किंग था, न्यायप्रिय शासक था। न्यायप्रिय शासक का मतलब है कि इसको न्याय देना बड़ा पसंद था। इसने क्या किया था कि मतलब फैसले सुनाना, जनता के न्याय बांटना। इसने क्या किया था कि आगरा किले के बाहर एक न्याय की जंजीर लगवाई थी, और उस जंजीर पर, जंजीरी न्याय कहा जाता है, उस जंजीर पर उसने 60 घंटे बंधवाए थे। घंटे बड़े बड़े उसने लगवाए थे कि जिसको भी न्याय चाहिए होता, 24 घंटे जनता को आज़ादी थी, वो घंटा बजाता। अगर बादशाह उपस्थित होता महल में तो खुद न्याय करता, अदरवाइज काजी होते थे फैसला सुनाने के लिए। तो ये न्याय करने में बड़ा रुचि रखता था और बाकी मुग़ल बादशाहों से काफ़ी अलग था इस मामले में। बाकी जैसे जितने मुग़ल बादशाह थे वो वीकली न्याय करते थे, यानी सप्ताह में एक दिन मुकर्रर करते थे, उसी एक दिन बैठ के वो दरबार लगाते थे और जनता की हाजिरी होती थी, जनता हाजिर होती थी, और जिसके साथ न्याय हुआ होता था वो बादशाह से न्याय की उम्मीद करते थे और बादशाह फैसला सुनाते थे। लेकिन जहांगीर जो था ये डेली करता था, रोज़ ये दरबार लगाता था, रोज़ फरियादी आते थे और रोज़ वो फैसला सुनाता था। तो एक न्यायप्रिय शासक माना जाता है। और दूसरी इसके समय की जो बड़ी खास बात थी कि ये एक चित्रकारी में इसका बड़ा रुचि होता था, पेंटिंग। खुद अच्छा पेंटर था और बहुत सारे चित्रकारों को इसने संरक्षण दिया था। जहांगीर का काल मुग़ल चित्रकारी का स्वर्ण काल कहा जाता है, गोल्डन पीरियड ऑफ मुग़ल पेंटिंग। तो चित्रकारी के मामले में बहुत सारा काम इसके समय में हुआ था। ये खुद चित्रकारी का शौक रखता था, पेंटिंग करता था और पेंटिंग की एनालिसिस बहुत अच्छी करता था। विश्लेषण करने की इसकी क्षमता बड़ी अच्छी मानी जाती है कि इसके बारे में इतिहासकारों ने लिखा है कि अगर कोई एक चित्र 3-4 चित्रकारों ने मिलकर बनाया हो तो जहांगीर ये देख के बता देता था कि इस चित्र का आँख किसने बनाया है, कान किसने बनाया है, नाक किसने बनाया है, चेहरा किसने बनाया है। तो बिल्कुल देख के बता देता था किस चित्रकार की ये कलाकृति है। तो इसकी बहुत विश्लेषण करने की क्षमता बड़ी अच्छी थी और पोर्ट्रेट बनाने का उसको बड़ा शौक था। अपनी जैसे आजकल लोग सेल्फी का शौक रखते हैं, तो इसको भी अपनी फ़ोटो बनवाने का बड़ा शौक हुआ करता था। इसने एक बड़ा इंटरेस्टिंग चित्र बनवाया था अपना कि जैसे इसी के समय ईरान के एक बड़े प्रसिद्ध शासक हुआ करते थे, शाह अब्बास। तो शाह अब्बास उस ज़माने के बड़े नामी शाह हुआ करते थे ईरान के, तो वो बड़े नामी राजा थे और भारत में जहांगीर अपने आप को बड़ा नामी समझता था। तो इसका मानना था, और शाह अब्बास से इसकी मित्रता भी थी, तो इसका मानना था कि पूरी दुनिया पर 2 ही बड़े राजा, एक ईरान के शाह अब्बास और एक जहांगीर। तो इसने अपने चित्रकारों को एक ऐसा चित्र बनाने के लिए कहा था कि जिसमें पूरी धरती पर इसका राज दिखाई दे और ये ही दोनों वहाँ पर शासन कर रहे हो। तो इसके चित्रकारों ने एक ग्लोब बनाया, उस ग्लोब पर पेंटिंग बनाया, उस ग्लोब पर दोनों को, उधर की तरफ शाह जहांगीर को और इधर जो है शाह अब्बास को खड़ा करवाया, दिखाया कि दोनों गले मिल रहे हैं एक दूसरे के और दोनों धरती पर खड़े हैं। जानवरों को नीचे रखा गया, पूरी दुनिया पर इन समूह का शासन दिखाया गया एक तरीके से, ये सिंबॉलिक था। तो दोनों को गले मिलते हुए दिखाया जरूर गया है इस पिक्चर में, लेकिन दोनों कभी गले मिले नहीं थे हकीकत में, दोनों कभी मुलाकात हुई नहीं थी। तो चित्रकारों ने पहले आधा इसका हाथ करके इधर पेंटिंग बनाई, फिर लेके गए अपने पेंटिंग लाद के लेके गए, फिर ईरान में जाके बाकी पेंटिंग उसको खड़ा करके बनाई। तो जैसे आज लोग फ़ोटो को क्रॉप करके इधर से उधर जोड़ जाड़ के बनाते हैं, तो वैसे उस समय ये जुगाड़ इसने भी शुरू कर दिया था कि फ़ोटो पता चला कि मिला नहीं था, लेकिन दोनों को मिलते जुलते हुए फ़ोटो इसने बना दी थी, गले मिल रहा। ठीक, तो पेंटिंग के मामले में इसका बहुत ज़्यादा योगदान माना जाता है। धार्मिक रूप से जो जहांगीर था ये अकबर की तुलना में थोड़ा कट्टर था, एकदम कट्टर तो नहीं था। जैसे औरंगजेब को हम लोग देखें बिल्कुल कट्टर इस्लामिक शासक था, तो औरंगजेब जितना कट्टर नहीं, लेकिन थोड़ी सी कट्टरता इसके अंदर आ गए थे। हालांकि लिबरल जो था, उदारवाद अभी ख़त्म नहीं हुआ था। ये भी हिंदुओं की जितने परंपराएं अकबर ने शुरू की थी, ज़्यादातर को इसने कंटिन्यू रखा। ये भी तुलादान करता था, ये भी झरोखा दिखाता था, ये भी रक्षाबंधन का त्यौहार ही मनाता था, तिलक वगैरह लगाता था। और दिवाली के दिन पुरुषों को जो जुआ खेलते हैं पुरुष लोग, तो जुआ पर हालांकि रोक रहते हैं, लेकिन दिवाली पर इसने पुरुषों को जुआ खेलने पर रोक हटा दी थी कि वो लोग जुआ खेल सकते हैं। ठीक है, तो ये सब मामले इसकी उदारता को दिखाते हैं कि बाकी जो अकबर ने जो शुरू किया था वो चीज़ें इसने समाप्त नहीं की, लेकिन कई जगहों पर इसने धार्मिक रूप से अपने कट्टर नीतियों का भी परिचय दिया। कि जैसे इसके कान में खबर पड़ी कि राजौरी के जो हिंदू लोग हैं वहाँ के मुसलमान लड़कियों को ज़बरदस्ती पकड़ के मुसलमान बना रहे हैं, तो वहाँ पर उसने कत्लेआम का आदेश दिया और हिंदुओं को बहुत ज़्यादा दंडित किया, परेशान किया।
कांगड़ा जब विजय हुई, हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा की विजय इसने की थी। जब कांगड़ा इसने जीता तो कांगड़ा की जीत का जश्न मनाने के लिए जहांगीर ने क्या कि गायों को कटवाया, क्योंकि कांगड़ा हिंदू बहुल था, गायों को कटवा के लोगों में बंटवा दिया ताकि उनको नीचा दिखाया जा सके। अजमेर पर जब हमला हुआ तो अजमेर के वाराह मंदिर को तोड़ा गया और वाराह मंदिर में जो वाराह की मूर्ति थी उसको उखड़वा के उसने वहाँ के तालाब में फेंकवा दिया था। जितनी मूर्तियाँ थी सबको उठा के तालाब में बहवा दिए थे। और इवन हिंदू धर्म नहीं, सभी धर्मों के प्रति उसकी नीति ऐसी थी। जैसे एक बार पुर्तगालियों से थोड़ा चिढ़ गया था, तो पुर्तगालियों के खिलाफ अभियान छेड़ने से पहले इसने पूरे मुगल एम्पायर में जितने भी चर्च थे पुर्तगालियों के, जितने भी गिरजेघर थे, सबको इसने बंद करा दिया। और एक बार वो जैनियों की किसी बात पर वो टेंशन में आ गया था, थोड़ा नाराज हो गया था उनसे, तो गुजरात में, क्योंकि जैनी सारे गुजरात इकट्ठा हुए थे, तो गुजरात से जैनियों को हटाने का निर्देश दे दिया था। कह दिया कि जैनी यहाँ कोई भी जैनी नहीं रहना चाहिए और उनको बाहर जाने का आदेश दे दिया था। तो कई मौक़ों पर ये धार्मिक कट्टरता का परिचय देता है। लेकिन ये ऐसा नहीं था कि बाकी धर्मों के लिए, अपने धर्मों के लिए भी थोड़ा कट्टर, अपने धार्मिक जो लोग थे उनके लिए भी कभी कभी कट्टर हो जाता था। जैसे इसी जहांगीर के समय एक सूफी संत थे शेख अहमद सरहिंदी। शेख अहमद सरहिंदी को जहांगीर की धार्मिक नीति पसंद नहीं आई, तो शेख अहमद सरहिंदी ने बादशाह की धार्मिक नीति की आलोचना की। तो इस बात पर जहांगीर नाराज होता है और शेख अहमद सरहिंदी को 7 साल की कैद बामुशक्कत सुनाता है, 7 साल उसको जेल में रखने के आदेश देता है। तो जब शेख अहमद सरहिंदी ने सुना तो वो नाराज हुआ। उसने कहा कि भाई एक मुस्लिम काल में एक मुसलमान सूफी संत को सजा नहीं दी जा सकती। तो जहांगीर ने बोला कि बाबा हिंदू या मुसलमान की बात नहीं, बादशाह की नीतियों के खिलाफ बोलो, छोड़ेंगे नहीं तुमको। तो उसने शेख अहमद सरहिंदी को कड़ी कैद दी कि इससे पत्थर तोड़वाओ 7 साल। तो 7 साल शेख अहमद सरहिंदी को ग्वालियर के किले में कैद रखा गया और उससे पत्थर तोड़वाया गया। तब जाके शेख अहमद सरहिंदी का दिमाग ठंडा हुआ था। तो किसी को नहीं बख्शता था धार्मिक रूप से। ठीक, बाकी हालांकि व्यक्तिगत रूप से ये बहुत अच्छा योद्धा नहीं था, क्योंकि अकबर के पालन पोषण में बड़ा था, काफ़ी बड़ा लड़का था, तो दुलार प्यार उसको थोड़ा ज़्यादा मिला था। तो व्यक्तिगत वीरता का अभाव था इसके अंदर, बहुत बड़े बड़े सैनिक अभियान ये नहीं चलाता था। लेकिन डिप्लोमेसी इसके अंदर बहुत ज़्यादा थी, कूटनीतिक ये था। और डिप्लोमेसी के माध्यम से इसने कई सारे ऐसे लोगों को अपने पक्ष में किया जो सदियों से मुगलों के दुश्मन थे, हमेशा से। जैसे अफगान थे, आपको बताया था कि अफगानों का संघर्ष हमेशा से मुगलों से रहा, क्योंकि मुगलों से ठीक पहले अफगान थे। तो अफगान उस समय बंगाल बिहार में अपनी ताकत फिर से इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे। तो उन अफगानों को कंट्रोल करने के लिए जहांगीर ने क्या किया कि जो शेख सलीम चिश्ती थे, उनका पोता था इस्लाम खां को भेजा बंगाल में, और उसी के माध्यम से उसने क्या कि अफगानों को पराजित किया और उनको अपमानित करने के बजाय, यानी अगर जब अफगान हार गए तो उनको मारपीट के भगाने के बजाय उनको अपने फेवर में किया और उनको भी मनसबदार बना दिया, ताकि अफगान नाराज ना हो और उसके पक्ष में आ जाए। तो जो अफगान अब तक मुगलों के दुश्मन थे, जहांगीर के समय तक आते आते अफगान अब मुगलों के मनसबदार बनने लगे। तो इससे अफगानों वाली जो टेंशन थी मुगलों की, वो ख़त्म हो गई। ठीक, तो अफगानों को अपने साथ मिला लिया इसने जहांगीर ने। दूसरा काम किया कि जब दक्कन में ये अभियान कर रहा था आपने, तो दक्कन के अभियान में मलिक अंबर बड़ी तगड़ी टक्कर दी थी मलिक अंबर ने। तो उसी अभियान के दौरान मुगलों का जो सामना हुआ वो मराठों से हुआ। मराठों से इन लोगों का सामना होना शुरू हो गया था। तो मराठों की योग्यता भी जहांगीर ने पहचानी थी और मराठों को भी मुगलों में मनसब देना उसने शुरू कर दिया था। तो मराठों को मुगल मनसबदार जो बनाना शुरू किया था वो जहांगीर ने ही शुरू किया था। तो चाहे मराठे हों चाहे अफगान हों। इसी ने एक और काम किया कि उस समय जो भारतीय मुसलमान थे, भारतीय मुसलमानों को शेखजादा कहते थे। तो शेखजादाओं की ज़्यादा इज्जत नहीं होती थी। हालांकि जो शेखजादा होते थे इनकी संख्या ज़्यादा होती थी, क्योंकि चाहे सल्तनत हो चाहे मुगल हो, जो शासक वर्ग था ये बाहरी मुसलमान थे, और जो भारत के मुसलमान होते थे उनको शेखजादा कहते थे। तो शेखजादा को ये तुर्की लोग बहुत इज्जत नहीं बख्शते थे। तो इसने क्या किया कि शेखजादाओं को इज्जत बख्शी और शेखजादाओं को भी मनसबदारों के पद पर कायम कर दिया। तो जिसकी वजह से भारतीय मुसलमान भी इससे थोड़े खुश हो गए। तो धीरे धीरे करके इसने अपने डिप्लोमेसी से अपनी स्थिति को भारत में मजबूत किया, अपनी स्थिति को और इसने अच्छा कर लिया। इसने मनसबदारों को थोड़ी और छूट दी। जैसे अकबर ने जो मनसबदारी व्यवस्था शुरू की उसमें इसने 2 नई चीज़ें शुरू की। एक शुरू किया इसने 2 अस्पा और दूसरा इसने शुरू किया सीएस्पा। 2 अस्पा का मतलब होता था कि जो मनसबदार होते थे, जैसे 5000 की जात है, 5000 के सवार है, तो इसने क्या किया कि जो सवार होते थे, अगर मान लीजिए किसी की 2000 की सवार है तो 2 अस्पा में क्या था कि 2000 के बजाय 4000 सवार रख सकता था। 6 अस्पा में था किसी के पास 2-3 गुना सवार,
सिंहस्पा में रख सकते थे। यानी अगर किसी को 2000 की रखने की अनुमति है तो वो 6000 घुड़सवार अपने अंडर में रख सकता था। तो मनसबदारों को जितना सवार दिया जाता था उससे दुगुने या तिगुने घुड़सवार रखने की जो परंपरा थी उसी को 2 अस्पा और सी अस्पा कहा गया। ये चीज़ें जहांगीर ने ही शुरू की थी। ठीक, चलिए जहांगीर जो था इसके समय में ये एक और बड़ी घटना होती है भारत में। जो यूरोपीय लोग आए, आगे हम लोग पढ़ते हैं यूरोपियों का जो आगमन हुआ, तो यूरोपियों में कई सारे यूरोपीय भारत में आए थे। पुर्तगाली आए, डच आए, ब्रिटेन आए, डेंच आए, फ्रेंच आए, और सबसे लंबे समय तक भारत पे जिन्होंने बाद में कब्जा किया अंग्रेज, ब्रिटिश। तो अंग्रेजों का जो भारत में आगमन हुआ पानी के रास्ते ये लोग जो आए तो वो जहांगीर के ही समय में आए थे। सबसे पहले एक ब्रिटिश राजा थे जेम्स फर्स्ट। जेम्स फर्स्ट ने अपने एक कंपनी का, जो इनके ईस्ट इंडिया कंपनी का एक आदमी था, उसको जेम्स प्रथम ने एक सिफारिशी चिट्ठी लिखी मुगल बादशाह अकबर के नाम की कि भाई हमारा एक आदमी जा रहा है, विलियम हॉकिंस उसका नाम था, विलियम हॉकिंस। ये हेक्टर नामक जहाज लिया था, हेक्टर इसके जहाज का नाम था। तो विलियम हॉकिंस इसी हेक्टर नामक जहाज पे जेम्स फर्स्ट की चिट्ठी लेके भारत पहुंचता है, और भारत जो पहुंचा वो साल था 1608 का। हालांकि इसने चिट्ठी लिखी थी अकबर के नाम की, लेकिन तब तक अकबर की मौत हो चुकी थी। यही विलियम हॉकिंस जो था पहला अंग्रेज था जो पानी के रास्ते भारत पहुंचा। तो पानी के रास्ते पहला अंग्रेज जो भारत पहुंचा किसके समय में पहुंचा था? जहांगीर के टाइम को। तो जब भारत पहुंचा तो भारत पहुंच के तो उसने मुलाकात करनी चाहिए बादशाह से, तो अकबर से तो नहीं, जहाँ अकबर मर चुका था, जहांगीर से मुलाकात हुई। तो जहांगीर से जब विलियम हॉकिंस मिला तो इसकी मातृभाषा में उसने बात की, तुर्की में बात की। था ये अंग्रेज, तो अंग्रेजों को इसे फिरंगी कहते थे। तो जहांगीर बड़ा खुश हुआ कि कैसे फिरंगी इसकी मातृभाषा तुर्की में बोल रहा था। तो इसकी वजह से जहांगीर बहुत प्रभावित हुआ, बहुत खुश हुआ इससे, और इसको 400 का मनसब प्रदान किया। यानी विलियम हॉकिंस को कितने का मनसब दिया? 400 का मनसब दिया, और अंग्रेजों को अपने दरबार में आने की अनुमति दी। इसी के बाद 1615 में फिर से जो अगला जो अंग्रेजों का मिशन आया, टॉमस रो। तो जो टॉमस रो आया ये 1615 में आया, ये भी जहांगीर के समय आया था। तो अंग्रेज इसी समय आना शुरू किए, और ये मुग़ल बादशाहों को अपनी छोटी छोटी गिफ्ट देते थे, उनकी लोकल लैंग्वेज में बात करते थे। तो इससे मुग़ल बादशाह जो जहांगीर था वो खुश हो जाता था। इन्हीं अंग्रेजों ने पहली बार जहांगीर को चश्मा दिखाया था, जो चश्मा हम लोग पहनते ना, गॉगल्स। तो गॉगल सबसे पहले इसी के समय आया था, और जहांगीर को ही सबों ने चश्मा लगाया था कि ये देखिए चश्मा बड़ी अच्छी चीज़ है, आपके आंखों में अगर साफ नहीं दिखाई दे तो दोष दूर कर देगा। इसी जहांगीर के समय ही अंग्रेज भारत में दीवाल घड़ी लेके आए थे। दीवाल घड़ी लगाते हैं समय देखने वाला, तो इसी के समय लाया गया था। हालांकि वो दीवाल घड़ी बाद में फिर आगरा में जो चर्च था उसमें लगवा दिया गया। इसी के समय जो बग्गी होती है ना, घोड़ा गाड़ी, जैसे आज कार होता है तो कार इंजन चलता है, पहियों चलता है, तो उस समय पहिए वाली गाड़ी थी लेकिन वो घोड़ों से चलती थी। तो बग्गी वगैरह कॉन्सेप्ट यही सब लेके आए थे। ये सब आके यही सब अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाते थे, तो मुग़ल बादशाह थोड़े खुश हो जाते थे। तो इन सबों को परमिशन दे दी जाती थी बिजनेस करने की। बाद में फिर जो पुर्तगाली थे, पुर्तगाली मुग़लों के दरबार में पहले से थे, तो उन सबों ने साजिश करना शुरू किया और अंग्रेज़ों को भगा दिया। तो शुरुआत में अंग्रेज़ों की स्थिति बड़ी कमज़ोर रही इस समय, तो अंग्रेज़ों को पुर्तगालियों ने साजिश करके यहाँ से बाहर निकलवा दिया था। ठीक, चलिए अब ये जो जहांगीर है, जहांगीर की लाइफ का जो सबसे बड़ा चार्म देखा जाता है, ये थी इसकी एक और वाइफ। बहुत सारी शादियाँ की थी इसने। तो इसकी एक और वाइफ थी नूरजहां। तो ये जो नूरजहां था, एग्जैक्टली पहले नूरजहां डायरेक्ट नूरजहां नहीं हुई थी, पहले इसका नाम कुछ और था, बाद में प्रमोशन हुआ था। हुआ ये था कि एक बंगाल का एक सूबेदार था शेर अफगान, ठीक है। तो शेर अफगान की एक लड़ाई में मौत हो गई। तो जब शेर अफगान की मौत हो गई तो उसकी वाइफ थी मेहरुन्निसा। तो उस मेहरुन्निसा को आगरे लाया गया। मेहरुन्निसा शेर अफगान की विधवा थी। तो जब शेर अफगान की मौत हुई तो मेहरुन्निसा को लाया गया आगरे में। तो आगरे में एक बार मीना बाजार में मेहरुन्निसा गई हुई थी, और मीना बाजार में टहलते हुए मेहरुन्निसा पर निगाह पड़ी जहांगीर की, और निगाह पड़ते ही
ये लोग प्यार मोहब्बत का ज़्यादा टाइम नहीं लेते थे, निगाह पड़ी, पसंद आई, तुरंत शादी करते थे। तो शादी कर लिया, और शादी के बाद क्योंकि बड़ी खूबसूरत थी, इसका चेहरा बड़ा चार्मिंग था, चमकता रहता था, तो इसका नाम जहांगीर ने बदल के नूर महल कर दिया कि आपका जो नूर है इस महल को जगमग करता रहेगा। तो मेहरुन्निसा का नाम जहांगीर ने क्या कर दिया, नूर महल। फिर बाद में देखा गया कि नूर इतना ज़्यादा हो गया कि महल में नहीं समा रहा है, पूरी दुनिया में फैलने के लिए बेताब है, तो इसलिए नूर महल का नाम बदल के फिर क्या कर दिया गया, नूरजहाँ कर दिया गया। तो नूरजहाँ डायरेक्ट नूरजहाँ नहीं हुई थी, पहले इसका नाम क्या था, मेहरुन्निसा, मेहरुन्निसा से नूर महल, नूर महल से तब नूरजहाँ। और ये नूरजहाँ वास्तविकता में थी कौन, शेर अफगान की ये विधवा थी। तो जब नूरजहाँ आई तो ये जो नूरजहाँ आई थी अकेले नहीं आई थी, पूरा इसका खानदान आया था, पूरा फैमिली के साथ ही अपने आए थे। इसके नूरजहाँ के अपने बाल बच्चे, भाई, माँ, बाप सब आए थे इसके। इसी में नूरजहाँ की माँ भी आई थी। नूरजहाँ की जो माँ थी, मदर थी, उसका नाम था असमत बेगम। ये जो असमत बेगम थी, माना जाता है कि भारत में जो गुलाबी इत्र है, जो गुलाबी इत्र या परफ्यूम है, उस गुलाबी इत्र या परफ्यूम की खोज असमत बेगम ने की थी। ठीक, फिर इसके साथ नूरजहाँ का पिता भी आया था, इसका फादर भी आया था। तो नूरजहाँ का जो पिता था उसका नाम था गियास बेग। ये जो गियास बेग था, इस गियास बेग को टाइटल दी गई थी एतमाउद्दौला की। गियास बेग की टाइटल क्या थी, एतमाउद्दौला की। तो एतमाउद्दौला इसी नूरजहाँ का पिता था। जब इसमें एतमाउद्दौला की मौत हुई तो इस एतमाउद्दौला का जो मकबरा था, जो इसका टॉम्ब बना, वो बना आगरा में। यानी एतमाउद्दौला का मकबरा कहाँ बना है, आगरा में। और एतमाउद्दौला कौन था, गियास बेग, नूरजहाँ के बाप का नाम था। यही एतमाउद्दौला का मकबरा, इसलिए आपको समझा रहा है कि एतमाउद्दौला का मकबरा एक बड़ी खास चीज़ के लिए जाना जाता है। ये भारत की पहली इमारत है, फर्स्ट बिल्डिंग ऑफ इंडिया, जिसमें पिट्रा ड्यूरा शैली का इस्तेमाल हुआ। पिट्रा ड्यूरा, तो जो पिट्रा ड्यूरा शैली है, तो पिट्रा ड्यूरा स्टाइल है, वो सबसे पहले किस इमारत में बनी, आगरा के एतमाउद्दौला के मकबरे में। इसी पिट्रा ड्यूरा को हिंदी में पच्चीकारी कहा जाता है। तो ये पच्चीकारी या पिट्रा ड्यूरा शैली में बनने वाली पहली इमारत कौन सी है, एतमाउद्दौला का मकबरा। अब ये पिट्रा ड्यूरा होता क्या है, पिट्रा ड्यूरा या पच्चीकारी कि मुगलों होता क्या है कि मुगलों के काल में संगमरमर की बहुत सारी इमारतें बननी शुरू हो गई थी। संगमरमर बिल्कुल सफ़ेद चमकता हुआ संगमरमर। तो समेत चमकीले संगमरमर की शोभा और बढ़ाने के लिए इमारत के अंदरूनी हिस्सों में ये क्या करते थे कि जो इनकी छतें और दीवार होती थी, उस छतों और दीवार को संगमरमर की जो बनती थी उसमें कीमती हीरे, जवाहरात, सोने, चांदी से ढक देते थे, बिल्कुल डिजाइन बनाते थे बिल्कुल। तो एक तो संगमरमर वैसे चमकीला होता था और उससे कीमती हीरे, जवाहरात, नगीने और बहुमूल्य रत्न जड़ देते थे, जेम्स एंड ज्वेलरी जो महंगे महंगे होते थे, तो जिससे उसकी शान शौकत और बढ़ जाती थी। तो ये इमारत की भव्यता और दिव्यता और बढ़ाने की कोशिश करते थे। तो उसी शैली को, यानी जब संगमरमर में हीरे मोती जवाहरात को जड़ दिया जाए तो उस शैली को क्या बोलते हैं, पिट्रा ड्यूरा। जो बाद के समय में हम लोग ताजमहल में देखते हैं, तो ताजमहल में पिट्रा ड्यूरा शैली का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया था, जो ताजमहल में बहुत भारी मात्रा में इस्तेमाल हुआ। ये शैली सबसे पहले किस बिल्डिंग में इस्तेमाल हुई थी, एतमाउद्दौला के मकबरे में। ठीक, चलिए, इस नूरजहाँ का भाई भी आया था, भाई भी था इसका जो भाई था उसका नाम था आसफ खां। यहाँ से आसफ खां कौन था, नूरजहाँ का भाई था। और इस आसफ खां को मुग़ल काल का बाद में वज़ीर बना दिया गया। वज़ीर भाई बादशाह के बाद का, जस्ट बादशाह के बाद का सबसे बड़ा पद होता था वज़ीर का। तो वज़ीर के पद पर नूरजहाँ के भाई आसफ खां को रखा गया। तो इसका भाई, इसकी माँ, इसके बाप सब आए थे। इसी आसफ खां की बेटी थी अर्जुमंद। आसफ खां की बेटी यानी पुत्री, डॉटर कौन थी, अर्जुमंद बानो बेगम। ये जो अर्जुमंद बानो बेगम थी, इसी को कहा जाता था मुमताज। तो जो मुमताज या अर्जुमंद बानो बेगम थी, ये आसफ खां की बेटी थी, यानी नूरजहाँ की क्या थी, भतीजी थी। इसी मुमताज यानी अर्जुमंद बानो बेगम की जो शादी हुई थी जहांगीर के बेटे शाहजहाँ से हुई थी। यानी शाहजहाँ की जो वाइफ थी खास अर्जुमंद बानो बेगम, वो नूरजहाँ के भाई की बेटी थी, यानी इसकी सगी भतीजी थी। पूरी रिश्तेदारी ये पकड़ के बैठी हुई थी। और इवन बाद में नूरजहाँ ने अपनी बेटी, जो बेटी इसके शेर अफगान से उत्पन्न हुई थी, नूरजहाँ ने अपनी बेटी की शादी
जहांगीर के बेटे से भी करवाई, शहरयार से भी शादी करवाई। बहुत कंफ्यूजिंग था ये, ठीक। रिश्तेदारी बहुत ज़्यादा इसने कर दी थी। कुल मिला जुला के कहने का मतलब ये है कि पूरा ये अपना एक पूरा ग्रुप लेके चल रही थी, क्योंकि इसी का जब हस्बैंड, जब अर्जुमंद बानो बेगम की शादी किससे हो गई? शाहजहां से हुई, तो शाहजहां भी इसका दामाद बना। तो चाहे वजीर हो चाहे दामाद हो, सब इसी के आसपास थे। तो ये जो पूरा एक समझ लीजिए ग्रुप बना, इसी को कहा जाता है जुनता ग्रुप। जुनता ग्रुप या इसी को नूरजहां का गुट कहा जाता है। तो ये नूरजहां के गुट में पूरे इसका खानदान ही शामिल था। तो इस पूरी जो व्यवस्था के सेंटर में, केंद्र बिंदु में कौन थी? नूरजहां ही सबसे अट्रैक्शन का केंद्र थी। तो इसी ने सारी व्यवस्था बनाई थी। और बाद के समय में जहांगीर से ज़्यादा नूरजहां के पास पावर आ गई थी, और नूरजहां ही पूरे मुग़ल साम्राज्य की सबसे, आप कह सकते हैं, सबसे शक्तिशाली महिला आप कह सकते हैं। पूरे मुग़ल साम्राज्य की सबसे पावरफुल लेडी अगर कोई रही तो वो नूरजहां। बाकी जितने भी मुग़ल बादशाह जब दरबार में बैठते थे, चाहे जहांगीर के पहले के हों जहांगीर के बाद के हों, सब के सब दरबार में अकेले आते थे। नूरजहां इकलौती बेगम रही जो भरी दरबार में बादशाह के बगल में बैठती थी। बाकी जब मुग़ल बादशाह अपने गद्दी पर बैठते थे तो बादशाहों के रिस्पेक्ट में सिक्का ढाला जाता था, सिक्कों पर बादशाहों की तस्वीरें उकेरी जाती थी। नूरजहां इकलौती बेगम रही जो सिक्कों पर बादशाह के साथ उसकी भी तस्वीरें उकेरी गई। सबसे ज़्यादा पावर यानी किसी महिला के पास अगर रहा मुग़ल काल में तो वो नूरजहां के पास था। सेंट्रल ऑफ अट्रैक्शन वही थी। इवन बाकी के जो सरदार थे, बादशाह से अगर कोई काम होता था, कोई प्रमोशन कराना होता था, कोई ट्रांसफ़र कराना होता था, तो लोग बादशाह के पास नहीं जाते थे, नूरजहां के पास जाते थे, ठीक। तो नूरजहां योग्य थी, खूबसूरत भी थी, सारा काम उसने अपने कंट्रोल में कर रखा था। जहांगीर को भी बहुत संभालते थे वो, क्योंकि जहांगीर जो था बहुत नशा करता था। हालांकि नशा तो सारे मुग़ल बादशाह करते, मुग़लों में नशा का मतलब कुछ नहीं, शराब और अब तो बड़ी कॉमन सी चीज़ थी, सब नशेड़ी थे। लेकिन उन नशेड़ियों में कहा जाए कि नशेड़ियों में सबसे बड़ा नशेड़ी, पक्का नशेड़ी, तो सबसे बड़ा जो नशेड़ी पूरे मुग़लों में अगर किसी का नाम लिया जाएगा तो जहांगीर का नाम लिया जाएगा, ठीक है। बहुत बड़ा नशेड़ी था, इतना भयानक ये नशा करता था। शराब वराब तो बिल्कुल कॉमन थी इन सबों के लिए। अफीम बहुत ज़्यादा खाता था, और अफीम की डोज इसकी इतनी तगड़ी थी, मतलब इतनी तगड़ी कि नॉर्मल आदमी उसको झेल ना पाए, उतना तगड़ा डोज वो सुबह शाम झेलता था। इसकी नशे की आदत से इसकी जो सबसे पहली वाइफ थी मानबाई, जिसको शाह बेगम की उपाधि थी, जो मान सिंह की बहन थी, मानबाई इतनी दुखी हो चुकी थी, इतनी फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी इसके नशे के आदि से, कि मानबाई ने अफीम के जो डोज जहांगीर सुबह शाम खाता था, मानबाई ने जहांगीर के अफीम का एक डोज खुद ही टेस्ट कर लिया। और जैसे ही मानबाई ने अफीम का वो डोज टेस्ट किया, उसी के खाते ही मानबाई ख़त्म हो गई। अब सोचिए, इतना तगड़ा डोज ये सुबह शाम लेता था कि साधारण आदमी एक बार ले ले तो मर जाए, झेल नहीं पाए, उतना ही सुबह शाम लेता था। तो इसकी एक वाइफ इसी फ्रस्ट्रेशन में मर गई, खाली मानबाई सुसाइड कर लिया उसने, उसके नशे की आदत से दुखी होकर। इतना भयानक नशा करता था, भयंकर नशेड़ी था, ठीक। और हालांकि नूरजहां ने उसके नशे पर कोई कंट्रोल नहीं किया। हालांकि फैशन वैशन बहुत करती थी ये, और इसको भी बड़ा फैशन में रखती थी। जैसा कि बताया कि मुग़लों की बीवियाँ हज़ारों में हुआ करती थी, हज़ारों इनकी बेगमें होती थी, लेकिन एक या दो बेगमें होती थी जिनको सबसे खास बेगम का रुतबा था, तो वही नूरजहां थी। नूरजहां से जहांगीर की मोहब्बत सबसे ज़्यादा थी। इतनी ज़्यादा मोहब्बत हुई कि जहांगीर को धर लिया टीबी हो गई जहांगीर को, क्योंकि पीता बहुत ज़्यादा था, झेल नहीं पा रहा था। बाद में टीबी हो गई, उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी लेकिन टीबी हो गई। उसी टीबी में नूरजहां इसको घुमाने फिराने के उद्देश्य से कश्मीर लेके गई, क्योंकि कश्मीर का मौसम बड़ा सही रहता है। तो कश्मीर लेके नूरजहां इसको गई। कश्मीर में ही निशात बाग वगैरह जो अभी भी है, ये बाग बगीचे नूरजहां के ही लगवाए हुए हैं। तो वहाँ पर बाग बगीचे लगवाए। कुछ समय तक जहांगीर वहाँ पर ठीक ठाक रहा। फिर उसके बाद जब कश्मीर से दोनों लौट रहे थे, तब रास्ते में ही कश्मीर से लौटते समय जहांगीर की मौत हो गई। तो जब जहांगीर की मौत हुई तो इसका मकबरा नूरजहां ने ही बनवाया था शाहदरा में। यानी अगर कहा जाए कि टॉम ऑफ जहांगीर, जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है? शाहदरा। और ध्यान रखेंगे, ये जो शाहदरा, एक शाहदरा दिल्ली में भी है, ये दिल्ली वाला नहीं शाहदरा है। इसका जो मकबरा है ये लाहौर वाले शाहदरे में। यानी जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है? लाहौर के शाहदरे में। और इसका मकबरा किसने बनवाया था? नूरजहां ने बनवाया था। एक्चुअली नूरजहां को अपनी पर्सनल पॉकेट मनी के लिए 2.5 लाख रुपया सालाना मिलता था। इसका अपना पॉकेट खर्चा बहुत ज़्यादा था। तो इसने अपने शौहर का मकबरा खुद अपने पैसे से बनवाया था, खजाने से पैसा नहीं लिया था। अपना पैसा बचा के इस मकबरे को इसने बनवाया था, और बाद में उसी मकबरे में नूरजहां को भी दफन कर दिया गया। ठीक।
तो ये दूसरा मुगल बादशाह था जिसका मकबरा भारत से बाहर है। पहला बताया था कि बाबर का मकबरा लाहौर में है, बाकी इन दोनों का मकबरा इंडिया में है, जहांगीर का मकबरा लाहौर यानी पाकिस्तान में है। जहांगीर के साथ एक छोटी सी कहानी और आती है, वो हालांकि फिल्म में ही दिखाई गई है, आपने सुना होगा अनारकली। तो अनारकली का जो किस्सा दिखाया गया है, हालांकि अनारकली बहुत हिस्टोरिकल कैरेक्टर नहीं मानी जाती। अनारकली का मकबरा जो बनवाया गया है 1615 में बनवाया गया है, ये लाहौर में ही है अनारकली का मकबरा। तो वो लाहौर में क्योंकि ऐसे टाइम पर बनवाया गया जब जहांगीर का शासन था, ठीक है। अब जैसे फिल्मों में दिखाया गया है कि जहांगीर उससे बहुत प्यार करता था, शादी करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अकबर उससे शादी करने नहीं दे रहा था, ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि जैसे बताया कि हज़ारों बीवियाँ होती थी इन सबों में, 1000 है 1001 हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो केवल बाद में इतिहासकारों ने कपुल कल्पना जोड़ दी, नहीं तो एक आध शादी कर लेने थे इन सबों की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले ही ढेर सारी शादी ये सब करके रखते थे, ठीक है। तो ये बस कहानी फिल्म की है, ओरिजिनल में इसका कोई मतलब नहीं है। हालांकि उसका अनारकली का मकबरा लाहौर में बना हुआ है, ठीक। चलिए, तो ये तो था जहांगीर के बाद अगला जो मुगल बादशाह, इसी का बेटा बना शाहजहां, ठीक है। तो शाहजहां के बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।